मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा वीडियो है। अभी ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से जो है एग्जामिनेशंस में चांसेस रहते हैं। पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बात कही थी। तो देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है। तो इस टॉपिक का नाम है आपका द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब इस टॉपिक में सबसे पहले हम जर्मनी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इटली की। तो हमारे जो जर्मनी है पास्ट में बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था। आज के टाइम में जर्मनी एक कंट्री तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, एक बहुत छोटा सा कंट्री है। तो खैर ये पास्ट की बात है, आज प्रेजेंट में हम बात करेंगे। लेकिन इस पास्ट में क्या बातें रही है, जर्मनी कैसे प्रधान रहा, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, इसको समझने की ज़रूरत है। जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों। ये पार्ट जो था वो था ऑस्ट्रिया और दूसरा था इसका ऑस्ट्रिया और पर्सिया। अब ऑस्ट्रिया और पर्सिया कैसे डिवाइड हो गया इसको समझते हैं। तो ऑस्ट्रिया जो है वहाँ पे जो है बहुत से लोग जो थे वो कैथोलिक थे, और हमारे जो पर्सिया था वहाँ पे जो लोग थे वो आपका जो है प्रोटेस्टेंट थे। आपने पढ़ा है कि क्रिश्चियंस में जो है दो तरह के क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो पर्सिया को चले गए, जो कैथोलिक है वो ऑस्ट्रिया में आ गए, और अब दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। अच्छा, दोनों में एक और बात थी कि आपने पढ़ा है इस चैप्टर में लिबरल्स और कंजर्वेटिव लोगों के बारे में। तो जो लिबरल लोग थे वो पर्शिया में चले गए, और जो ऑस्ट्रिया में थे वो जो है वो कंजर्वेटिव थे। अब दोनों की पॉलिसीज़ अलग हैं। कंजर्वेटिव्स की पॉलिसी अलग है, जो राजा को मानना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों के साथ जीना चाहते हैं। लिबरल की स्थिति अलग है, वो चाहते हैं कि आज़ादी हो, फ्रीडम हो, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हो। ये सब चीज़ों को आप समझते हैं। अब देखिए जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया। दोनों में अलग अलग तरह के लोग हैं, दोनों जो हैं एक अलग तरीके से सब डिवाइड हैं। एक जो है प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है। तो अब दिक्कत क्या आ रही है कि अब ये देश को कैसे एक किया जाए, और ये टॉपिक जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, जो 1971 से लेकर 1791 से लेकर 1871 तक की बात है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि हमारे एक साहब थे जिन्होंने 1834 में, जिनका नाम था जो वेरिन, इन्होंने कोशिश की कि हम क्यों ना ऐसा करें कि लोग आपस में मिले जुले और ये जो बंधन है, ये जो लड़ाई है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने जो है बहुत सारे कदम उठाए 1834 में। इस पे सबसे पहला जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ख़त्म किया। ये जो पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में रिस्ट्रिक्शन था कि कंट्री में इधर से उधर जाने के लिए सोचना पड़ता था, तो उसको कम किया। प्लस दोनों कंट्री में अलग अलग जगहों पर अलग अलग करेंसीज थी, लगभग 30 करेंसी थी बच्चों। उस करेंसी को हटाकर इन्होंने जो है 2 ही करेंसी रखी। इसके बाद रोड को ठीक किया जिससे कि लोग आ जा सके, लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो ही लड़ाई ख़त्म होगी, तभी एक दूसरे को लोग समझ पाएंगे। ये चीज़ वो महसूस कर रहे थे। लेकिन इन सबको करने के बाद भी बहुत सा अच्छा ये नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एकता नहीं आई। पर्सिया ऑस्ट्रिया में कोई ज़्यादा दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे लेबर लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे थे, लोगों का मिलना कम हो रहा था, नहीं के बराबर हो रहा था। तो ये कोशिश तो बहुत अच्छा किए थे, लेकिन इनकी कोशिश जो है बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। बाद में आप देखेंगे कि 1848 का टाइम है। इस समय फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आपने पढ़ा था, ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट है, एक जगह है, प्लेस है। तो 1848 में जो है एक बहुत बड़ी मीटिंग ले गया। इस मीटिंग को जो है संत पॉल चर्च में लिया गया, जिसमें 831 मेंबर थे। इन सब मेंबरों के बीच में बैठकर एक मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें किंग को भी इनवाइट किया गया था। इसमें जो है किंग और किंग के लोग भी आए थे। तो इस मीटिंग में बहुत बड़ी चर्चाएं हुई, लेकिन लास्ट में ये मीटिंग भी फेल हो गई क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो मीटिंग में लोग आए थे उन्होंने मीटिंग का ड्राफ्ट पहले से बना लिया था। उस ड्राफ्ट में उन्होंने लिख दिया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, सभी चीज़ें पार्लियामेंट से होंगी, किंग के पावर्स को कम किया जाएगा। तो जितने भी किंग के फेथफुल पर्सन थे उन लोगों ने वहाँ पे हंगामा खड़ा कर दिया। उन लोगों ने जो है इसका बहिष्कार शुरू कर दिया, और ये मीटिंग जो है ख़राब हुई क्योंकि किंग ने बाद में वहाँ पे लाठी चार्ज करा दिया और लोगों को मार के भगा दिया। अब लोग वहाँ से भाग गए, किंग के लोग वहाँ पे जो है अपना दबदबा करने लगे। लेकिन इस ड्राफ्ट में जो बातें लिखी गई थी उसमें कुछ बातें अच्छी थी, जैसे कि दास प्रथा ख़त्म हो जानी चाहिए, जैसे कि अमीर गरीब के बीच में कुछ चीज़ें को कम करना चाहिए, राजा जो है सबकी देखभाल करे। इन सब कुछ चीज़ों को जो है राजा ने उस दिन से एक्सेप्ट कर लिया। तो 1861 में किंग विलियम वन जो है किंग बना पर्शिया का, और ऑटोमन बिस्मार्क जो है उसको जो है मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट मिनिस्टर, हेड मिनिस्टर बनाया गया। ये जो ऑटोमन बिस्मार्क साहब हैं, यही नाम बहुत बड़ा नाम है जर्मनी में, ऑटोमन बिस्मार्क। ये साहब जिनको आयरन मैन कहा जाता है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, ब्लड एंड आयरन। तो लौह रक्त की नीति इनको कहा जाता है। तो इन्होंने जो है जर्मनी के लिए बहुत कुछ किया। ये आर्मी को इन्होंने जो है नए नए वेपन्स दिए, आर्मी को बहुत हद तक इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। कई बार इन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश की, और ये जो है
इनका जो रूल चला वो लगभग 1860 से 1819 तक चला, 30 सालों का शासन चला, जिसमें जो है इन्होंने इसको जर्मनी को यूनिफाइड तो कर दिया। और ये पहली बार फर्स्ट टाइम जर्मनी के चांसलर बनाए गए 1871 में। 3 साल में लगातार इन्होंने जो है 7 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें ये कई बार जीतते चले गए। और इनके लड़ाइयों के जीतने के दम पे ही जर्मनी धीरे धीरे अलग अलग कंट्रियों से आज़ाद होकर गया और अपने जो एरियाज़ को बढ़ाता गया, और जर्मनी जो है एक बहुत बड़ा कंट्री बना है। बाद में आप देखेंगे कि जर्मनी जो है आज के डेट में एक बहुत अच्छी कंट्री है, एक बहुत बड़ी कंट्री है। और ये अगर है तो इसके पीछे बहुत हद तक जो है ये ऑटोमन बिस्मार्क साहब का ही देन है। आज भी जर्मनी उनको बहुत याद करता है। तो आपने जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा, जो 1791 से 1871 तक की बात करता है, इसको एक बार जल्दी समझ लेते हैं। आपने पढ़ा कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, जर्मनी 2 पार्ट में बट गया है। जर्मनी पूरा क्रिश्चियन का देश है, लेकिन क्रिश्चियन 2 तरह के होते हैं। जैसे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान में भी शिया और सुन्नी नाम से डिवाइडेशन